अब जिंदगानी के दास्तां पहले से हंसे जितना बुरा लगता है सब तो गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय हिंद। देश के जवानों, किसने दिया था जय हिंद का नारा? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर।
जय भोलेनाथ सर। अरे ठीक है भाई, हम लोग जय हिंद पढ़ने वाले हैं आज ना। तो चलो देखते हैं उसमें कल का जो है, एक दो दिन में तुम्हारा ये आधुनिक खत्म हो जाएगा। फिर जो प्रैक्टिस पेपर है वो कर लेना, फिर पॉलिटी शुरू कर देंगे। खत्म ही है, गांधी इरविन समझौता वगैरह सब हो ही गया था। थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लेते हैं जो कल बात किए थे। वॉइस आ रही है ना? आ तो रही है वॉइस? ज्योति, वॉइस नहीं आ रही? आ रही है भाई। पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं क्योंकि असल में वो रैंडम हो गया था ना, ऊपर नीचे, इस वजह से नहीं किए थे। उसको क्रम से करना था, कर दे रहे हैं। कर दिए, सेंड हो गया, ठीक है, ग्रुप में चला गया। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी शुरू हो गया ना। ज्योग्राफी बाद में देखा जाएगा, क्योंकि पॉलिटी पहले होगी। ये देखो अभी कह रहा है सेकंड बैच में जो रीजनिंग छूट गया था, अरे यार तुम लोग, मतलब क्या बताएं। कोरोना आ गया था ना बीच में, वो एक कुछ चैप्टर रह गए थे शायद, मुझे लगता है दो दो तीन ठो। हाँ, पॉलिटी दिवाली के बाद ही शुरू करेंगे, ठीक है। पॉलिटी दिवाली के बाद ही शुरू करेंगे, अब तो हो ही गया ना। 27 हो गया, 28 और 30, 2 दिन तो लगेंगे इसको खत्म होने में। देखो गांधी इरविन समझौता में अगर हम लोग बात करते तो कल हम लोगों ने बात किया था। लेक्चर अपलोड कर दीजिए सर। क्या क्या करें हम क्या क्या करें बताओ। अब सर लोगों से बोले हैं कर देंगे वो, दिवाली या छठ के बाद लेक्चर अपलोड कर दीजिए। लेक्चर कब से अपलोड नहीं हुए हैं? बहुत काफी लेक्चर रह गए क्या जो अपलोड नहीं हुए? अच्छा, चलो मैं आज देखता हूँ, करता हूँ, करवाता हूँ कुछ, बोलता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें। देखो गांधी इरविन समझौता कल भी हम लोगों ने बात किया था। तो डेट हमने कहा था कि आपको याद रख लेना है, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ठीक है, ये डेट बताई थी हमने आपको। दो सबसे बड़ी चीजें जो इसमें हुई थी, एक पहला, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दूसरा, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि पहले वाले में इसने भाग नहीं लिया था। तो दो मेन चीजें थी। एक आपका हो गया 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, एक सविनय अवज्ञा स्थगित हो गया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये सबसे मेन दो पॉइंट आपके सीधा सीधा याद रखना है। तो इरविन समझौता 5 मार्च 1931, दो चीजें इसमें हुई, तो पांच चीजें थी, दो मेन थी। एक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, और दूसरा आपका था कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, इसके अध्यक्ष ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, है ना। और इसी वाले में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसको मंजूरी मिल गई, कि मतलब भाई ये तो समझौता हुआ ना गांधी जी के बीच और इरविन साहब के बीच, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी तो उसमें शामिल करना था। तो जब अधिवेशन हुआ उनका वार्षिक अधिवेशन, तो उसमें इसको कराची अधिवेशन में उनको मिल गया था पूरा, ठीक है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, तो ये गांधी जी के द्वारा ही कहा गया है। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। आपको ध्यान रखने हैं, पहला गोलमेज 1930, दूसरा 1931, और तीसरा 1932। तो 3 गोलमेज सम्मेलन है। एक 30 में है, एक 31 में है, और एक 32 में है।
इस तरह भी याद रखोगे तो चलेगा, मतलब गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ था, शॉर्ट में भी पूछता है वो। तो 30 से 32 ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि कब से कब तक चला। तो पहला जो है वो 30 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। कांग्रेस ने किस वाले में पार्टिसिपेट किया था? सेकेंड वाले में। बाकी पहले और तीसरे में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंबेडकर साहब तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। गांधी जी जिस जहाज से पहुंचे थे वहां, वो जहाज कौन सा? तो गांधी जी जिस जहाज से पहुंचे थे वो कौन सा जहाज था? एसएस राजपुताना। और कहाँ रुके थे? किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल। क्लियर? ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। उस समय प्रधानमंत्री कौन था वहां का, या जो मेन अध्यक्ष था सम्मेलन का? रैमजे मैकडोनल्ड। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री उस समय भी था। तो रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीनों चीजें याद हुई, बहुत शॉर्ट से यार। गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 30 से 32 के बीच हुए। पहला 1930, दूसरा 31, तीसरा 32, ठीक है। कांग्रेस ने किसमें पार्टिसिपेट किया था? दूसरे वाले में केवल, बाकी दोनों में बहिष्कार किया। इसके बाद कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया था? भीमराव अंबेडकर साहब। गांधी जी जब दूसरे वाले में पहुंचे थे तो किस जहाज से पहुंचे थे? पानी के। एसएस राजपुताना। कहाँ रुके थे? लंदन के किंग्सले हॉल में, ठीक है। ये कुछ मेन चीजें हैं। पूना पैक्ट क्या हुआ था? पूना पैक्ट वही था जब रैमजे मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री था उसने क्या किया था कि एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, और इसमें उसने जो भी अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मतलब सहमत कर लिया था कि चलो हम आपको एक अलग निर्वाचन मंडल देंगे। लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। तो गांधी जी ने वही यरवदा जेल में थे उस समय, वो पुणे में। तो गांधी जी ने वहां पे क्या किया था, एक मतलब भूख हड़ताल वगैरह शुरू कर दी, जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर साहब को वहां जाना पड़ा मिलने। और साथ में मदन मोहन मालवीय जी भी थे। तो हिंदुओं की तरफ से जो मतलब मेन था वो मदन मोहन मालवीय जी थे, और जो दलित समुदाय की तरफ से थे तो वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो गांधी जी ने वही कहा कि ये लोग बांटने की साजिश है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो सहमति बनी, और वही पूना पैक्ट कहलाता है, क्योंकि वो जो जेल था यरवदा जेल वो पूना में ही है। तो पूना पैक्ट के नाम से उसको जाना जाता है, या पूना समझौता कहा जाता है। बट इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे सीटें बढ़ाने की बात हुई थी, तो कई सारे जो सीट्स की संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी। वो एक दो पॉइंट हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था वो आपको ध्यान रखना है, बस ये डेट याद कर लो। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। मतलब आप इस तरह से याद रखेंगे कि जब गोलमेज सम्मेलन हो गया है, गोलमेज सम्मेलन जब हो गया है उस समय की ही बात चल रही है, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन की ही बात चल रही है। तो ये तो ठीक है ये सब डेट, लेकिन ये वाला मेन है, पूना समझौता वाला डेट याद कर लो। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, ठीक है। बाकी ये सीटें वीटें ठीक है, पढ़ लीजिएगा, वो नॉर्मल है। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, पूना समझौता। तो एक हो गया आपका गांधी इरविन समझौता, वो कब हुआ था वो ध्यान रखना है। एक पूना समझौता, ये कब हुआ था, ये दोनों ध्यान रखने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने करी थी, ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। साउंड कट हो रही है, अच्छा। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या था स्टूडेंट? त्रिपुरी संकट हमने आपको बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया था और उनको अध्यक्ष बनाया गया था। 2 बार अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। एक बार 1938 में बने थे जब हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था गुजरात में, और दूसरी बार बने थे वो त्रिपुरी, जबलपुर एमपी में जो था। सेकेंड वाले में दिक्कत ये हो गई थी कि जो गांधी जी थे वो पट्टाभी सीतारामैया के सपोर्टर थे। वो कह रहे थे कि वो बनने चाहिए, जबकि जब वोटिंग हुई तो पूरी वोटिंग सुभाष चंद्र बोस के साथ गई और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन अब क्योंकि मन मुटाव तो था ही, गांधी जी उस तरह से सम्मिलित नहीं हुए इस चीज में। और जबकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि बाकी सारी चीजें गांधी जी ही देखें, वो उन्हीं को बार बार कह रहे थे कि हम लोग आपके ही नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। बट गांधी जी ने मना कर दिया, कहते नहीं अब ऐसा नहीं होगा, आप अपना करिए जो भी आपको करना है। तो सुभाष चंद्र बोस थोड़े से उस दुखी हुए और उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, खुद ही इस्तीफा दे दिया कि ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ अपने पद से।
तो वही जो त्रिपुरी वाला कांग्रेस अधिवेशन था उसी में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसी को त्रिपुरी संकट कहते हैं, जब वो बीच में वो गड़बड़ हुआ, इन दोनों लोगों के बीच अनबन हो गई थी और सीट खाली हो गई, तो किसको बैठाया जाए, प्रॉब्लम यहाँ थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बैठाया गया था जब वो इस्तीफा मंजूर हुआ। तो वही चीज है, वही त्रिपुरी संकट कहलाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। लेकिन इसके बाद ही जस्ट जैसे त्रिपुरी संकट इस्तीफा इन्होंने दिया तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्रिपुरी संकट के बाद या उसके बाद जब इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उन्होंने किस चीज की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व की बात हमने करी ली थी आपसे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि कब से कब तक है उतना ही याद रखना है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे बस ये याद रखना है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो विंस्टन चर्चिल थे, इतना आपको समझ में आ जाएगा, 40 से 45। और कब से कब तक हुआ है, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और समाप्त 1945 में ये हो गया था। तो 39 से 45 इतना सफिशिएंट है। चर्चिल है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन है उस समय, लॉर्ड लिनलिथगो, ये भी ध्यान रखना है भाई। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है ना चाहे विंस्टन चर्चिल, लेकिन युद्ध के समय भारत में कौन है इस समय, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो है, ठीक है। पाकिस्तान की मांग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तान की मांग का जो मुद्दा है वो कैसे उठा, तो एक व्यक्ति है आपका, प्रथम बार जब हम बात करते हैं तो 1930 में इलाहाबाद में ही अधिवेशन हुआ, और उसमें एक इकबाल है, इनके द्वारा मतलब एक पृथक उसकी बात की गई, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, एक अलग देश की बात की गई। सिंध को मिला करके, बलूचिस्तान को मिला करके, उधर वाला जो पश्चिम एरिया है उत्तर पश्चिम, तो उन्होंने कहा कि इधर के कुछ क्षेत्रों को मिला करके हमको एक मुस्लिम देश दे दीजिए। कुल मिला के ये पॉइंट था। सब तो फिर एक और व्यक्ति है उन्होंने उसको गढ़ा। लेकिन जब पाकिस्तान शब्द की बात होती है तो चौधरी रहमत अली 1933 में अपने पैम्पलेट में इन्होंने ये चीज लिखी थी। बट इससे पहले भी एक व्यक्ति है, चौधरी रहमत अली ही नहीं था, एक और व्यक्ति था, और मुस्लिम लीग से ही रिलेटेड वो व्यक्ति था जिसने मतलब ये चीजें शुरू की थी। लेकिन जो बड़े लेवल पर शुरू किया था वो रहमत अली ने शुरू किया था, इस वजह से उसका नाम ज्यादा मतलब लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर हुई। इकबाल के भाषण से ये चीज शुरू हुई थी 1930 में, और 33 में वो शब्द का प्रयोग बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब हमें पाकिस्तान वो देश चाहिए। तो इस तरह से वो चीजें आगे बढ़ गई। 22 से 24 मार्च 1900 मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में, मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से चीजें थोड़ा सोचिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लेना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है क्योंकि जिन्ना से रिलेटेड है ना, ये उतना नहीं बनता है लेकिन ये नीचे वाला जरूर बनता है, जिन्ना वाला। 22 से 24 मार्च 1940, ये 1940 की डेट में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में। इसको लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है, मुस्लिम लीग का है, कांग्रेस का नहीं है, मुस्लिम लीग का। इसके अध्यक्ष है मोहम्मद अली जिन्ना, और इसमें भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। यही क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। तो अब आप वो वाला नहीं बोलेंगे जो इकबाल वगैरह वो है। जब ये कहेगा कि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो आप कहोगे एक मतलब मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो जिन्ना वाले को आंसर दिया जाता है कि जब जिन्ना ने मतलब ये बोला था। तो आपका आंसर होगा 1940 में हुई थी। हाँ, अगर वो ऐसा कहेगा कि शब्द कब हुआ था या पहली बार का शब्द किसने कहा था, तो फिर आप वो वाला रहमत अली वाला और इकबाल वाला कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम देश की मांग जो हुई है कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग, तो वो 1940 आंसर दिया जाता है। 1940 में पहली बार इन्होंने कहा कि अब हमें एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ही चाहिए, और क्योंकि ये शब्द पहले से आ चुका था तो समझ गए कि पाकिस्तान हमें चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लाहौर अधिवेशन में ये बात हुई है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब हुई? 1940 में जिन्ना द्वारा, जब वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है। सरोजनी नायडू क्या मानती थी? जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये लोग नहीं जानते कि जिन्ना क्या करने वाला है। अभी भी वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेके चल रहा है, बट चीजें बदल जाएंगी। अभी उसके मन में तो पहले से ही चल रहा था, अब धीरे धीरे वो चीज ज्वालामुखी बन रही है, उसके अंदर विस्फोट होगा वो, ठीक है। 23 मार्च 1943 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समय जब पाकिस्तान की मांग की जा रही थी तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 1943 को इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया
पहली बार, ठीक है। अभी आजाद नहीं हुए हैं, लेकिन वो अपना शुरू कर दिए जो भी करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स थे। और इसमें से सबसे मेन पॉइंट आपका वही 1940 हम बार बार कह रहे हैं, अगर बनता है क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है तो यही क्वेश्चन बनता है, 1940 वाला ही, ठीक है, कि कब वो मांग की गई थी। देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब होता है, एक छोटा सा पॉइंट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब होता है कि अकेले शुरू करना। जैसे अभी तक जब गांधी जी चीजें शुरू कर रहे थे तो बहुत सारी जनता शामिल हो रही थी, हर जगह से लोग शामिल हो रहे थे। व्यक्तिगत का मतलब कि वो पर्सनली, मतलब भीड़ भाड़ नहीं, हम अपनी तरफ से उसको देखेंगे, तो वो चीज का यहाँ पे रिलेशन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई और प्रथम सत्याग्रही, जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले व्यक्ति थे, वो विनोबा भावे थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, है ना। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था और विनोबा भावे द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना की। ये कुछ छोटे ऑब्जेक्टिव जो आपको ध्यान रखने होते हैं। बट यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन खैर नहीं पूछा है आपके एसएससी वगैरह में, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1940। देखो अलग है, इसलिए बता रहे हैं। वो नॉर्मल सत्याग्रह शुरू हुए हैं, उसमें बहुत लोग शामिल हुए हैं, भीड़ वगैरह, कई लोग जगह से लोग आया करते थे। व्यक्तिगत में लोग अपने लेवल पे ही शुरू कर देते थे, कोई ना भी रहेगा तो भी हम करेंगे, ये चीज हुआ करती थी। तो वो पहले व्यक्ति, बस याद कर लेना कि पहले व्यक्ति कौन है, वो विनोबा भावे हैं, ना कि महात्मा गांधी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में, क्योंकि आधे ज्यादा आंसर लोग महात्मा गांधी देते हैं, जैसे सत्याग्रही का आंसर आता है तुरंत महात्मा गांधी पे, बट व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसकी डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कब आया था भारत में वो चीज और क्या था, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं, क्रिप्स मिशन। तो अब देखो, एक चीज तो समझो स्टूडेंट्स की, ये जो नाम रखे जा रहे हैं ना, इसमें कोई ना कोई व्यक्ति होगा। जैसे कैबिनेट मिशन बन रहा है, ये बन रहा है, साइमन बना था, तो इसमें कोई व्यक्ति है उस आयोग में, उस व्यक्ति के नाम पर ये रखा जाता है। तो अब जैसे क्रिप्स मिशन रखा है, तो इसका मतलब उस आयोग में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके नाम में क्रिप्स आता होगा, और वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष होगा, तो इस वजह से वो नाम पड़ जाता है उस आयोग का। तो जैसे हमने कहा क्रिप्स मिशन 1942, तो देखो अब यही है वो, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो व्यक्ति अध्यक्ष ही है और उसके नाम में ही क्रिप्स आता है, इस वजह से आयोग का नाम है क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन मार्च 1942 में भारत आया और इसने क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया। युद्ध के बाद, देखो विश्व युद्ध चल रहा है, ध्यान रखना, इस समय विश्व युद्ध चल रहा है और भारत शामिल हो रहा है इसमें, लेकिन कुछ शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग। बट जो लॉर्ड लिथगो था, लॉर्ड लिथगो 1939 में, उसने जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर दिया था। हम लोगों ने कुछ रखा था मांग, जो जवाहरलाल नेहरू लोग थे, उन्होंने कहा था कि हम आपका साथ तो देंगे लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं। लेकिन लॉर्ड लिथगो ने बिना कुछ माने हमको सीधे युद्ध में घोषित कर दिया कि ठीक है, हम जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये उसने आदेश दे दिया था। तो वही चीजें आप देख रहे हैं कि क्या चलने वाला है। तो जब ये क्रिप्स मिशन आया भारत 1942 में, तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मिशन के प्रस्ताव सुनिए, ये मिशन क्या कह रहा है कि हम क्या प्रस्ताव दे रहे हैं आपको। पहला, जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। डोमिनियन राज का मतलब हो गया कि आपका जो गवर्निंग या लोकल बॉडी है वो सब देखेगी उसको। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहते डोमिनियन को, पूर्ण स्वराज नहीं कहते। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि हम लोग हैं तो यहाँ, लेकिन जो शासन प्रणाली है वो आप लोग देखेंगे, लेकिन अंग्रेज भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले जाएंगे डोमिनियन वाले में। वही चीज है ना कि डोमिनियन को खत्म करने की बात की गई थी, कि पीछे अगर आप नेहरू रिपोर्ट वगैरह देखे तो उसको जब खत्म करने की बात हुई तो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। लेकिन क्रिप्स मिशन क्या कह रहा है, हम आपको डोमिनियन राज का दर्जा देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। मतलब सत्ता आपके हाथ में हम दे देंगे, बट ये ना कहिए कि हम लोग बाहर चले जाए पूरी तरीके से, ये चीज। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन के पॉइंट चल रहा है कि हम क्या बता रहे हैं उनको। तो पहला, डोमिनियन राज का दर्जा देंगे। दूसरा, संविधान आप लोग खुद निर्मित करेंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे
तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार। अब सोचिए कि कितना बड़ा पॉइंट है ये। मतलब ये क्या कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी रियासत नहीं आपके साथ आना चाहती तो आप फोर्स नहीं करेंगे। क्यों? उस समय एक देश में नहीं है ना, रियासतें हैं ना उस समय। निजामों की अलग रियासत है, कश्मीर के राजा की अलग रियासत है, असम का अलग रियासत चल रहा है, तो पूरे देश में रियासतें हैं। ये तो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता ना फिर। तो इसलिए तीसरा क्या पॉइंट बोला था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब वो जिस स्थिति में अभी है वो रह सकता है। तो ये सबसे गड़बड़ पॉइंट है ये। ठीक है, इस तरह का अगर हम लोग फॉलो करते तब चीजें सारी गड़बड़ हो जाती। चौथा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय प्रतिनिधि भी होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। हम सब कुछ तो आपको करवा देंगे, लोकल बॉडी, गवर्निंग बॉडी, सारी सरकार आपकी बनवा देंगे, लेकिन जो रक्षा विभाग है, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो हमारे पास रहेगी, ये हम आपको नहीं देंगे। ये इसका मतलब प्रस्ताव था जो क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जब ये मार्च 1942 में भारत में आया तो इसने ये सारे प्रस्ताव लेकर के आया। क्लियर है? अब ये किसको बता रहा है, किससे बात कर रहा है क्रिप्स मिशन? दो लोगों से, जवाहरलाल नेहरू से और मौलाना आजाद से। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, इन दो लोगों से ये बातचीत चल रही है क्रिप्स मिशन की। वो समझा रहा है उनको कि क्या क्या सुझाव हम दे रहे हैं आपको। क्लियर है? ये थोड़े से पॉइंट्स आपको हैं, तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पॉइंट्स पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो क्रिप्स मिशन से जुड़ा हुआ है या क्रिप्स मिशन से जुड़ा नहीं है, ऐसा भी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, डोमिनियन राज के दर्जे की बात हुई थी, भारत अपना संविधान खुद निर्मित करे। लेकिन तीसरा था कि अगर कोई प्रांत शामिल नहीं होना चाहता तो आप फोर्स नहीं करेंगे, वो अपना उस तरह रह सकता है। चौथा था कि, चौथा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन ये पांचवा इंपॉर्टेंट था कि रक्षा मंत्रालय अंग्रेज खुद रखेंगे। ये इस तरह के कुछ पॉइंट थे। और जिनसे बात हुई है वो कौन लोग हैं? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी पर। सुभाष चंद्र बोस जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897। कहां पर हुआ? उड़ीसा, कटक। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक, उड़ीसा में हुआ। याद कर लो इसे। प्रांत क्या है? तुम लोग यार, प्रांत मतलब जैसे छोटे छोटे क्षेत्र, जैसे आज राज्य समझ रहे हो, जैसे यूपी समझ लो, इस तरह से। तो उस समय वो प्रांतों में बटे थे। ठीक है, जैसे सतारा एक प्रांत कहा जाएगा, एक क्षेत्र था वो। ठीक है, तो प्रांत मतलब एक राज्य समझ लो, उसी हिसाब से था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ, कटक, उड़ीसा में। ठीक है, 1939 त्रिपुरी संकट के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई करी 1919। बहुत थोड़ा सा पॉइंट दिया, बहुत डिटेल में तो नहीं दिया, लेकिन जितना जरूरी था वो हमने आपको दिया कि थोड़ा समझ सके। 1919 में इन्होंने स्नातक पूरा किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और 1920 में ये भारतीय नागरिक सेवा में सिलेक्ट हो गए। जो आईसीएस की परीक्षा हुआ करती थी, टॉप मोस्ट एग्जाम था उस समय, भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा की, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, उसमें ये सिलेक्ट हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1942 में जर्मनी गए थे। ये भी कहानी एक अलग रोचक कहानी है। जब जर्मनी गए थे, ये असल में हिटलर से मिलने गए थे। अगर आप लोग को कहानी पता हो इनकी, जब ये हिटलर से मिलने गए थे तो कोई दिक्कतें आई थी, तो इन्होंने सपोर्ट के लिए गए थे कि चलिए हम आपकी सपोर्ट करेंगे। असल में हिटलर जो है भारतीयों से बहुत नफरत करता था। हिटलर और भारतीयों और यहूदियों दोनों से नफरत करता था हिटलर, तो फिर पसंद नहीं करता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस गए थे वहां। ठीक है, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट नेहरू भी नहीं करते थे। दिक्कत यहाँ थी, इस वजह से उनको इधर उधर भागना पड़ता था। नेहरू बिल्कुल खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सपोर्ट नहीं करते थे जवाहरलाल नेहरू इनको, सुभाष चंद्र बोस को। तो ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी।
सुभाष चंद्र बोस फिर वो हिटलर के पास गए थे, उन्हें जर्मनी की थोड़ा सा हेल्प कुछ मिल जाए। तो कहानी है कि बैठे थे दफ्तर में, वेट करने के लिए बोला गया और हिटलर नहीं आया। असल में हिटलर के कई बहुरूपिये हमेशा रहा करते थे, मतलब इस तरह की एक स्टोरी है कि उसके बहुरूपिये रहा करते थे, जिससे असल हिटलर को पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब ये वेट कर रहे थे तो उस समय एक आया, जैसे हिटलर जैसा दिख रहा था, वो आया और कहता है मैं हिटलर, बताइए क्या काम है। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ठीक है आपका धन्यवाद, लेकिन आप हिटलर नहीं है। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे पहचान गए कि मैं मतलब हिटलर नहीं हूँ। इस तरह से करीब एक एक करके 3-4 लोग आए, है ना, और सबको उसने कहा कि मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आप लोग हिटलर नहीं है, जब हिटलर आएंगे तो बता दीजिए। लास्ट में हिटलर आया। क्या पूछ रहे हो सौरभ? फोटोकॉपी क्या चीज? हम्म, किस चीज की फोटोकॉपी? हिटलर की फोटोकॉपी? अरे यार, ठीक है हिटलर हम कह रहे कोई फोटो बहुरूपिया कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में हिटलर आया और हिटलर ने आते ही सुभाष चंद्र बोस जी के कंधे पे हाथ रखा, कहता है यस मिस्टर बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मतलब आप ही हिटलर है, चलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। हिटलर भौचक्का रह गया, एकदम अचानक से शौक लगा, मतलब मेरे से पहले 5 लोग आए और आपने तुरंत पहचान लिया कि वो हिटलर नहीं है, और आप ये कैसे जान गए कि मैं ही हिटलर हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मेरे कंधे पे हाथ रखने का साहस केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो हिटलर ही है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसे ही बोला था उसको, हिटलर को, तो वो बहुत प्रभावित हुआ था। उन्होंने सीधा कहा था कि अगर मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है तो वो हिटलर ही होगा, इसके अलावा किसी के मतलब ये नहीं है कि वो मेरे कंधे पे हाथ रखा है। तो इस तरह से वो चीजें कहानी थी, फिर वो कुछ बना दोनों में, लोगों में, ठीक है। फिर वहां से वो लौट आए थे, सिंगापुर वगैरह गए। सिंगापुर में फिर वो फौज वौज की गठन हुआ। असल में वो उस समय वो मलय कहलाता था, सिंगापुर नहीं था। मलय एक क्षेत्र बोला जाता था, मलय, उसी के अंदर सिंगापुर आता था। तो वहीं पर उन्होंने आजाद हिंद फौज वगैरह की स्थापना का वो देखा जाता है। धीरे धीरे सब चीजें चली थी, एक पहले तो छोटी सी बटालियन बनाई थी, फिर वो धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ते चले गए। तो 1942 की एक कहानी है, जर्मनी चले गए ये, और वहां पर हिटलर से मुलाकात करके वगैरह आए वो, ठीक है। मूवी भी बनी है सुभाष चंद्र बोस के जीवन की। नेहरू वेहरू सपोर्ट कर दिए होते तो कहानी कुछ अलग होती, लेकिन दिक्कत ये है ना कि क्या कहा जाए अब क्या परिस्थितियां थी पता नहीं, बट सपोर्ट नहीं किया इन लोगों ने, हमेशा खिलाफ ही रहे बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 में 4 जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। इसका मतलब ये नहीं है कि स्थापना नहीं है ये, ठीक है। ये कमाल समाज, असल में जब स्थापना हुई थी ना, तो उसके ये मेन अध्यक्ष ये नहीं थे, ठीक है। जो शुरुआत में उसके जो मेन सेनापति थे वो कोई और व्यक्ति था, बट कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र बोस ने खुद उसकी कमान ले ली थी। तो वो पहले जो था वो ये था, कैप्टन मोहन सिंह थे। तो जब इसकी पहली डिवीजन, जो छोटी सी डिवीजन इसके गठन हुआ था स्टार्टिंग में, बहुत बड़ी फौज नहीं थी, छोटा सा डिपार्टमेंट खोला गया था आजाद हिंद फौज का, तो वो 1 सितंबर 1942 को किया गया था। बट ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, पॉपुलर हुआ था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने मतलब उसमें करके और चीजों को बढ़ाया था, इसलिए वो आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय सुभाष चंद्र बोस ही की है इस चीज की। लेकिन वो खुद सेनापति नहीं बने थे उस समय, पहला सेनापति जिसको बनाया था वो मोहन सिंह को बनाया था। एक छोटा सा डिपार्टमेंट खोला गया था, डिवीजन, 1 सितंबर 1942, ठीक है। लेकिन मेन डेट जो है वो 4 जुलाई वाली है, जिसको हमें याद रखना होता है, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कमान संभाली थी आजाद हिंद फौज की। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये
कब इन्होंने पूरे नेतृत्व ले लिया था आजाद हिंद फौज का? 4 जुलाई 1943 को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, 4 जुलाई 1943। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी को ये अपना गुरु मानते थे राजनीतिक। जैसे गांधी जी के गुरु कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरह कोई ना कोई किसी न किसी को अपना राजनीतिक गुरु रखा हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को मानते थे। ठीक है, चलिए यहां से अब एक पॉइंट देखिएगा, 21 अक्टूबर 1943, ये जुलाई की बात चल रही थी, 4 जुलाई 1943। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। मतलब ये सब बाहर ही कर रहे हैं। अब क्यों बाहर कर रहे हैं बताओ? मतलब अपने देश में आप रह के नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिए खतरा है आपका, क्योंकि आप पे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस ऐसा करें। ठीक है, और सीधी सी बात है, इसलिए उनको ये सब बाहर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, एक आजाद हिंद सरकार का मतलब गठन किया वहां कि अब हम लोग आजाद होंगे, इस तरह से चीजें चल रही थी। और 1944 में आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित। तो पहले तो सब चीजें सिंगापुर में ही थी, बताया आपको, मलय के उसमें अंदर आता था और सिंगापुर वहीं था, तो सब कुछ वहीं चलता था। बट कुछ समय बाद उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया? रंगून भेज दिया था। ठीक है, तो वो अब कार्यालय उनका रंगून आ गया था। ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको पढ़ने में ठीक रहेंगे, है ना। ये वही पॉइंट बताए थे कि कहाँ पर ये बना था, आजाद हिंद फौज कहाँ पे अस्तित्व में आई थी? तो तत्कालीन मलय में, सिंगापुर। 1943 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको अपने नेतृत्व में ले लिया था, इसलिए इस डेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि 42 वाले। इसकी जगह 43 वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, एक फीमेल रेजिमेंट भी थी इनके में, महिलाओं की एक रेजिमेंट थी, शायद पता होगा आपको। तो उसमें महिलाओं के लिए एक रेजिमेंट थी, उसको रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहते थे। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट 1943 सुभाष चंद्र बोस ने की थी स्थापना। कमांडर कौन थे? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल पहली कमांडर थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान है। इसके अलावा अन्य ब्रिगेड इसके कौन थे? सुभाष नाम से था, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, इस तरह से मतलब नाम रखे गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला है? देश नायक बोला है। महात्मा गांधी ने क्या बोला है? देशभक्तों का देशभक्त बोला है। मतलब इन दोनों लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को, इन्होंने देश नायक बोला है और गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त बोला है। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र। आज भी जय हिंद बोला जाता है। आप देखिए कभी भी आर्मी में, सेना में अगर किसी होता है तो जय हिंद, जय हिंद सर। मतलब इंडिया हमेशा हमारा बना रहे और इसकी जो शान है वो हमेशा ऊपर रहे। ठीक है, लॉन्ग लिव इंडिया, और इस तरह से शाइनिंग इंडिया, जय हिंद आपका हमेशा बना रहे। ठीक है, तो वो चीजें हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 1945 को, ये डेट याद कर लीजिएगा कि आजाद हिंद फौज का दिवस कब मनाया जाता है। 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज का सिपाही जिसको 7 वर्ष की कैद हुई थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना है, राशिद अलवी या राशिद अली, इनको 7 वर्ष का, ये पीछे कभी क्वेश्चन किया गया था, ना भी करोगे तो चलेगा क्योंकि अब ये तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब एक बात हुई थी कि जो इसके बहुत सारे सैनिक पकड़ लिए गए थे, आजाद हिंद फौज के बहुत सारे सैनिकों को पकड़ लिया गया था। और दिल्ली का जो लाल किला आप देखते हो, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है? हो रहा है भाई इमरान? हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है। तो इनके कई सारे सैनिकों को क्या किया गया कि पकड़ लिया गया था, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को, और लाल किला में ट्रायल चला उन सभी का। मतलब उनके ऊपर मुकदमा लिखा नहीं दिख रहा,
तुम्हारे उसमें दिक्कत है, उसको फिर से कनेक्ट करो भाई, सब दिख रहा है। लिखा नहीं दिख रहा मतलब पेज गड़बड़ है क्या? देखे जरा, सब कुछ तो दिख रहा है बढ़िया। तो अपने उसमें चेक करो अपना, ठीक है, सब सही है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ट्रायल चला उसपे, इसके बहुत सारे सैनिक पकड़ लिए गए और उनको मतलब, अब देखो ये सीधा बात ये था कि ये सीधी बात करते थे, लड़ाई कम बिल्कुल के मतलब अब अंग्रेज बाहर जाएंगे ही जाएंगे, कोई इनसे बातचीत कुछ नहीं। इसलिए बहुत डरते थे अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस से, बहुत डरते थे। मतलब जितना कहा जाता है ना कि ये लोग असहयोग आंदोलन करके और ये सब किए हैं, इनकी सबसे ज्यादा दिक्कत सुभाष चंद्र बोस से ही थी, इनकी आर्मी से, जो अंग्रेज बहुत डरते थे इनसे, तो इनको पकड़ने की हर संभव कोशिश करते थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को भागना पड़ता, मतलब बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ करके लोग इतने सारे देशद्रोही थे कि उनको पकड़वा ही देते। तो लाल किला में, दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं, आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। जितने सैनिक पकड़े गए सबको वहां पर इकट्ठा किया गया और जेल हुई, सबको पकड़ा गया। बट एक क्वेश्चन बनता है, केवल बनते तो और भी हैं, लेकिन आपको जो ध्यान रखने वो कि इनकी तरफ से कौन वकील था। आजाद हिंद फौज की तरफ से, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी है, वही आजाद हिंद फौज के लिए शब्द यूज हो रहा है। तो आजाद हिंद फौज की तरफ से किसने मतलब वकील के रूप में मुकदमे को लड़ा था? तो आजाद हिंद फौज की तरफ से जो थे वो भूला भाई देसाई थे। यही नहीं थे, करीब 4 लोग थे, बट ये मेन थे, उनके अध्यक्ष थे, सभी चारों के। तो भूला भाई देसाई, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब ये ट्रायल चला था आजाद हिंद फौज पर दिल्ली के लाल किले में, तो उस समय इनकी तरफ से कौन लड़ा था? आईएनए की तरफ से, आजाद हिंद फौज की तरफ से तो भूला भाई देसाई लड़े थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, केवल अपने पॉइंट के लिए, कभी अगर पूछा तो सुभाष चंद्र बोस क्लियर हुआ। आपको सुभाष चंद्र बोस का ध्यान रखना है कि त्रिपुरी संकट के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। आजाद हिंद फौज की कमान इन्होंने कब संभाली है? तो 4 जुलाई 1943 को। लेकिन याद रखिएगा कि प्रथम सेनापति किसको बनाया था? जो पहली डिवीजन बनी थी तो मोहन सिंह को बनाया था। इनके राजनीतिक गुरु कौन है? चितरंजन दास हैं। जर्मनी कब गए थे? 42 में। और बाकी ये आईसीएस वाईसीएस उतना नहीं पूछता है क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज अस्तित्व में कब आया था? तो ये आपको 1943 मलय में, ये जगह का नाम ध्यान रखिएगा। सिंगापुर जो आज का है वो मलय ही कहलाता था उस समय। मलय एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसके अंदर सिंगापुर आता था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नारे याद रखने हैं, नारे खैर सबको याद ही होगा। और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो बनी थी 1943 में, पहली कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल, ये याद रखना है, ठीक है, लक्ष्मी सहगल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला इनको? देश नायक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, देश नायक किसने बोला था? देशभक्तों का देशभक्त किसने बोला था? गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को, ठीक है। और जो ट्रायल चलाया गया था इनके सैनिकों के ऊपर, उसका मतलब मुकदमा कौन लड़े थे? भोला भाई देसाई लड़े थे। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। अब याद देखिए, पहला क्वेश्चन यही बनता है। देखो एक और बात पता है, भारत छोड़ो आंदोलन या ऐसे तो एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी नहीं पार्टिसिपेट किए? एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। और एक बनता है कि 3-4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें कहेगा कि गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट किया है, मतलब किस किस आंदोलन में किया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, जब उनको करना होता है कभी, अगर वो क्वेश्चन टॉपिक लेते हैं इस तरह से। तो भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी। अच्छा स्टूडेंट, अभी तक आपने याद तो कर ही लिया होगा कि बहुत सारे आंदोलन थे जिसमें गांधी जी हैं, ढेर सारे हैं। आप लोगों ने अब तक अगर रिवाइज करोगे तो सब याद आ जाएंगे कि किस किस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। जैसे दांडी है, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन था आपका, उसके पहले चंपारण है आपका, है ना, अहमदाबाद है, कई सारे थे जो, तो उसको ध्यान रखना है। डेट देखते हैं, 14 जुलाई 1942, वर्धा, गुजरात में पड़ता है वर्धा। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, देखो सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे, है ना, आजादी के बाद चीजें, कहा जाता है दुर्घटना में मर गए थे वो, बट
रियल फैक्ट अब क्या कोई बताता ही नहीं है कि क्या है। डॉक्यूमेंट तक उनके नहीं रिवील किए गए थे, बाद में रिवील हुए। 14 जुलाई 1942 वर्धा गुजरात में पड़ता है। कांग्रेस की बैठक हुई और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की गई। देखो शुरू नहीं किया गया है, चर्चा हुई है, अभी वो शुरू होगा आगे चलकर। तो सबसे पहली जो भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की गई कि मतलब इस तरह से हम आंदोलन चलाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग सपोर्टर ही थे भारत छोड़ो आंदोलन के। बहुत लोग ऐसे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट नहीं किए हैं, मतलब वो कहते थे कि ये ठीक नहीं है इस तरह से। ऐसे भी कुछ थे नेता लोग इधर, अभी देखेंगे हम लोग। तो अबुल कलाम आजाद जो थे उनके समय में ही ये पहली बार चर्चा में आया कि क्या करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? जब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो कौन था यहाँ? लॉर्ड वेवेल। और आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड वेवेल को ही हटा करके लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। जब यहाँ भारत में कि आप जा करके वहां देखिए कि किस तरह से सरकार को हम वापस ला सकते हैं अपने, और वहां पर सरकार दे दीजिए उनके हाथों में, तो वेवेल को ही हटा के दिया जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ है उस समय वेवेल है, ठीक है। भारत छोड़ो, ये है अपडेट कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई कब है? 9 अगस्त 1942। तो ये वो डेट आपको याद रखनी है। ये डेट वो है जब वो बैठक हुई है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट आप नहीं रखेंगे, बस हाँ ध्यान रखना है कि पहले बैठक हुई थी तो उसमें चर्चा हुई थी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ है। कहाँ से हुआ है स्टूडेंट? बंबई से हुआ है। बंबई में कहा? एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक मैदान, वहां पर इन लोगों ने ये चीजें शुरू करी थी। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942। कहां से हुई? बंबई से हुई। बंबई में कहां से हुई? तो ग्वालिया टैंक मैदान से इस चीज की शुरुआत की गई है। तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, 1942, 9 अगस्त, बंबई का ग्वालिया टैंक। बट तुरंत गांधी जी को पकड़ लिया जाएगा, जेल हो जाएगी। जैसे ये लोग शुरू करेंगे इनको और कुछ और नेताओं को जेल कर दी जाएगी, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। उन्होंने सीधा बोला अब कोई उपाय नहीं है, या तो करिए या तो मरिए। तो वही नारा दिया गया है, करो या मरो का नारा, कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं, अब अंग्रेजों को बाहर निकाल कर ही मानेंगे। चलो भाई, बहुत देर बाहर हो गया, अब तुम लोग सामने आओ। आओ भाई आओ, सामने आओ सब। हमारे सुभाष चंद्र बोस शेर वीरों, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में अगर किसी से कहो ना इस तरह, तो कहते क्या बेवकूफी वाली बातें करता है, हाँ, खून देने की बात कर रहा है और कह रहा है लड़ने को। बताओ परिवार कौन संभालेगा हमारा? हाँ? तो बहुत सारी चीजें हैं, परिस्थितियां अलग सब। अब देखो ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम ही लोगों ने कुछ नहीं किया, बहुत ऐसे क्रांतिकारी। दुर्गा भाभी, जो बहुत बड़ा नाम था दुर्गा भाभी का, लेकिन हिस्टोरियन ने जगह ही नहीं दी। बताओ दुर्गा भाभी ना होती तो भगत सिंह लोग भाग ना पाए होते वहां से, उसी समय पकड़ लिए गए होते जो कांड हुआ था उस समय, काकोरी वगैरह वाला। बट अपने हिसाब से लोगों को जगह दे दी गई है कि किसको जगह देना है किसको नहीं देना है, जो अच्छा लगा उसको। तो करो या मरो का जो पॉइंट था, देखो कह तो रहे दुर्गा भाभी कौन थी। अब दुर्गा भाभी बंगाल की थी, बड़ी क्रांतिकारी थी। जब काकोरी कांड वगैरह हुआ था तो उसमें भगत सिंह को सकुशल बाहर निकालने का काम दुर्गा भाभी ने किया था। इवन कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के पास जो पिस्तौल थी वो दुर्गा भाभी ने ही दी थी, उन्हीं के द्वारा मिली थी उनको। तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। अच्छा, और जय हिंद वगैरह का नारा आप लोग समझ ही गए हैं कौन है। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ये रहे हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। हम आजाद करके रहेंगे और या तो हम मर जाएंगे। तो मरे तो नहीं खैर, उनको आजाद आजाद
आजादी मिल गई, ठीक है, हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं वो गांधी जी। बट एक चीज रटे हुए थे, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे ही भाषण देते थे। देखो, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग अहिंसावादी हैं, और ये जो कर रहे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। जब उनके भाषण सुनेंगे तो ऐसे आते हैं गांधी जी के। सुभाष चंद्र बोस अलग किस्म के थे, कहते थे कि अब क्या बताएं, अलग अलग कहानी है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव। अब चलिए, आपको हमने क्रिप्स प्रस्ताव बताया था, उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बोला था। अब देखिए, इस क्रिप्स प्रस्ताव के वजह से ही भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है। अगर आप ध्यान दें, वहां पर एक हमने पहले पॉइंट बताया था, क्रिप्स प्रस्ताव में क्या हुआ था, क्या हुआ था क्रिप्स प्रस्ताव में। जो आया था उसने क्रिप्स प्रस्ताव रखा था, तो पहला पॉइंट क्या था? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब, डोमिनियन स्टेट मतलब हम आपको आपका दे देंगे देश, ठीक है, आप यहाँ लोकल बॉडी रहिए, आप सरकार बनाइए, हम बाहर नहीं जा, मतलब बाहर का मतलब कि हम तो अपने, हम तो यहीं के हैं ना। अंग्रेज कह रहे हैं कि अब हम तो राज कर ही रहे हैं उतने दिन से, तो हम किसी बाहर को नहीं आने देंगे, लेकिन हम रहेंगे, ठीक है, हम रहेंगे। और जो आपकी मेन मेन मिनिस्ट्री है, जैसे जैसे रक्षा मंत्रालय है, वो हमको दे दीजिए, बाकी जो है वो आप अपने पास रखिए। तो इस तरह की चीजें चल रही थी, इस पे खुश नहीं हुए लोग। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए, आपका अब यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, आप कृपया देश से बाहर जाएं। ये है भारत छोड़ो आंदोलन में। तो गांधी जी मेन नेतृत्व करता थे, और जहां गांधी जी शामिल हो जाते थे तो वो चीज बड़े लेवल पे हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, एक और है, नेहरू वेहरू को जिस जेल में रखा जाता था ना भैया, वो किसी होटल से कम नहीं था, पहले बता दें। एकाध कोई जेल ऐसा रहा होगा जिसमें मतलब उस तरह के रखे गए होंगे, एकाध कोई ऐसा जिसमें मतलब होंगे, नहीं तो नजरबंद जब किया जाता था तो वो किसी अच्छे जगह पे ही नजरबंद किया जाता था, ठीक है। हाँ, शुरुआत में जरूर जब वो बहुत ज्यादा उनकी पहचान नहीं थी नेहरू जी की, तब थोड़ा इधर उधर जेल में खराब जगह पे रख दिए गए थे, लेकिन बीच में फिर धीरे धीरे जब लोग जानने लग गए थे ये अच्छा बड़े नेता और ये सब, तब पूरा ध्यान रखा जाता था। तो उस तरह की चीजें थी। बट जेल तो जेल है भैया, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कहो, जेल जेल ही होता है ना। तो चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन जेल का मतलब जेल ही है। ये लोग मिले होते थे क्या सर जी? हाँ, मैं था उस समय, मैं था ना, मैं बताऊंगा कि मिले होते थे कि नहीं। मैं, अब गलती हो गई, मैं मिलने नहीं गया था उनसे, नहीं तो मैं वेवेल वगैरह से मिल लिया होता, ठीक है। और माउंटबेटन से मैं पूछता कि भैया बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ है। बेवकूफ, मिले होते थे, हमसे पूछ रहा है? चलो ठीक है। अब ये अंदाजा ही केवल लगाया जा सकता है, कोई एग्जैक्ट फैक्ट कोई नहीं बताता कि क्या हुआ है, ठीक है। सबके अपने अपने, देखो हम वही बात बताते हैं, अगर आप उनके सपोर्टर हैं तो आप अपने फैक्ट देंगे, जो उनके विरोधी हैं तो वो अपने फैक्ट देंगे। हम वही फैक्ट दे पाएंगे जो हम लोग किताबों में पढ़े होंगे, हम वही पढ़े हैं जो हमको पढ़ाया गया, बस इतना सा फैक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें जुड़े हुए हैं। सर, हमारे हिटलर से मिले थे। हिटलर से कौन मिले? हिटलर से मिले थे सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। आप समझे नहीं, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र देश थे वो एक साथ थे। अब मित्र देश कौन? अमेरिका एक तरफ था, यूके था उसी तरफ, उसके बाद इधर जो आपके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जर्मनी जो था, और जर्मनी की तरफ कौन था? जापान था जर्मनी के साइड, ठीक है। तो ये जापान वगैरह जर्मनी वगैरह एक तरफ थे ये लोग, और ये मित्र राष्ट्र इधर थे, ब्रिटेन। तो एक प्रकार से जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है। तो जर्मनी जो हिटलर है वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन पोलैंड के साइड है। जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था तो ब्रिटेन, उधर के जो यूरोपीय कंट्री हैं वो सब वो एक तरफ थे, ब्रिटेन वगैरह वो पोलैंड का साथ दे रहे थे। अब जो सुभाष चंद्र बोस मिलने क्यों गए थे? क्योंकि वो अंग्रेजों को यहाँ से निकालना चाहते थे। तो साफ साफ चाहते थे कि अगर हिटलर साथ दे दे तो इन अंग्रेजों को तुरंत हम बाहर कर देंगे। तो हिटलर ने बोला भी था कि जो मेरा दुश्मन, मतलब अगर जो मेरा दुश्मन है और वो अगर तुम्हारा भी दुश्मन है तो हम दोनों फिर मित्र हैं। मतलब ये हिटलर ने चीजें कही थी, मतलब वो बहुत इग्नोर नहीं किया था चीजों को,
उसने कहा था कि अगर मेरा जो दो मतलब दुश्मन है और तुम्हारा भी वो अगर दुश्मन है तो फिर हम लोग की सहमति बन सकती है। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी उससे मिले थे, ठीक है। तो कई सारी चीजें, अब वो इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करे कि मिल गए थे वो जा करके वहां से और ऐसा वैसा चीजें, तो ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। अब कोई अगर उंगली उठा रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है, फिर उसके खून में ही गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पॉइंट हुआ इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव जो हुआ था उसके रिस्पेक्ट में कि अब आपको डोमिनियन नहीं चाहिए। अच्छा, किन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मतलब जो ऐसी पार्टियां जो भारत छोड़ो आंदोलन के सपोर्ट में नहीं थी: हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग। ये 4 पार्टियां जो भारत छोड़ो आंदोलन के सपोर्ट में नहीं थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 8 अगस्त। अब देखिए, ये छोटी छोटी डेट है, इनको ना भी ध्यान रखोगे तो क्लियर है, कंफ्यूजन बस मत क्रिएट कर लेना। ये डेट 8 अगस्त को है और 9 अगस्त को शुरुआत हुई है। मतलब ये जो चीज है, पहले वो प्रस्ताव रखा गया 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, और 9 अगस्त को ही वो चीज कर दी गई। तो आपको ये वाली डेट मेन याद रख। ये छोटे छोटे पॉइंट इस वजह से कनेक्ट कर लिया था जिससे आप थोड़ा सा स्टोरी को कनेक्ट कर सके। तो 9 अगस्त वो मेन डेट है जब ये आंदोलन की शुरुआत मानी जाती, ठीक है। नेहरू जी के प्लेस और सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो क्या होता सर जी? जिस हिसाब से नेतृत्व देखते हैं तो कुछ चीजें अलग हो जाती है। मतलब जिस हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व था, अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़ के समझे तो चीजें थोड़ी सी अच्छी होती, बेटर होती, बट हम कह नहीं सकते क्योंकि अब ये चीज हुई नहीं। लेकिन हाँ, उनका व्यक्तित्व जो है उसके हिसाब से, जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, बायोग्राफी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीजें बदल सकती थी, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया। ये पूछा गया क्वेश्चन, असल में ये गुप्त होता था। देखो, होता क्या था ना, सीधे सीधे आप नहीं कर सकते कोई भी चीज, क्योंकि अंग्रेज नजर रखे हुए थे। तो ये बहुत गुप्त तरीके से चीजें हुआ करती। अब न्यूज कैसे पहुंचाओगे किसी के पास, क्योंकि अंग्रेज हर चीज पे ध्यान रखते थे। तो रेडियो प्रसारण किया जाता था। उस रेडियो प्रसारण को इस तरह से कि मतलब जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं और वो लोग उसको सुन सके, उनके तक न्यूज पहुंचाई जा सके, ठीक है। इस वजह से ये प्रसारण होता था और इसको गुप्त प्रसारण कहा जाता था। मतलब ये डायरेक्टली नहीं होता था, ये कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिससे केवल उन्हीं लोगों के पास पहुंचे जो मतलब जिनके पास पहुंचाना है न्यूज। तो वो उषा मेहता जी करती थी, है ना। एक इसलिए ये ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता जी ने किया था, जिससे न्यूज पहुंचानी थी। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है। महात्मा गांधी का जीवनीकार किसे कहा जाता है? इनके जीवन के बारे में किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर को कहा जाता है, और ये इनके साथ रहा है, काफी समय तक रहा है। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ था। तो ये एक नाम ध्यान रखना है आपको, लुई फिशर, ठीक है। ये उनका जीवनीकार कहा जाता है, जो बहुत सारी चीज, क्योंकि ये उनके साथ रहा करता था, कोई भी चीज होती थी तो साथ साथ रहता था, वो देखता था, तो उसने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें को डिस्कस किया था, लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। तो गांधी जी पैलेस में नजरबंद थे, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ा महल था उस टाइप का, आगा खां पैलेस कहते हैं, और वहां पे इनको नजरबंद कर दिया गया था। नजरबंद समझते हो? जेल अलग चीज होती है, नजरबंद अलग होता है। जेल अलग होती है, नजरबंद अलग होता है। नजरबंद में क्या होता है कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, किसी घर वगैरह में या महल वगैरह में बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर नजर रखी जाएगी। जेल होता है, सीधे सीधे आपको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो नजरबंद एक डिफरेंट केस है। जैसे कश्मीर में जो हुआ था, तो जो वहां के नेताओं को बंद किया गया था वो नजरबंद था, जेल नहीं होती, वो नजरबंद, उनके बंगले में उनको नजरबंद कर दिया गया कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, और जाना भी है तो परमिशन लेनी होगी और कुछ सिक्योरिटी वगैरह होंगे, उनके साथ ही निकलना होगा। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं नजरबंद में, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस आंदोलन से जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन से: अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। आज की डेट में आप तीनों के नाम जानते हैं, बहुत बड़े नाम है ये लोग।
ठीक है। जब आजादी मिल जाएगी तब इन लोग का बहुत जानते ही आप, इन लोगों ने संसद में इनके जो स्पीच दिए गए हैं, राम मनोहर लोहिया, बहुत जानी माने नाम है राम मनोहर लोहिया। और कई बार इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, लोहिया जी ने कहा था, है ना, संसद में डेट बताई जाती है कि उन्होंने कहा था। तो ये बड़े नेता लोग हैं, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये लोग थे, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग थे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो भारत छोड़ो आंदोलन बताइए कब शुरू हुआ? 2 मिनट। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, 1-2 दिन में वैसे भी खत्म हो जाएगा आपका। बाकी क्वेश्चन कर लेंगे फिर, बाकी रिवाइज कर लेना आप लोग। टाइप कर रहे हो क्या आप लोग? प्लीज अपलोड लास्ट लेक्चर। 14 जुलाई नहीं, 9 अगस्त कहा जाएगा, ठीक है। 14 जुलाई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942, यही तो बार बार समझा रहे हैं कि जो मेन डेट है वो 9 अगस्त है, ठीक है। वो तो चर्चा वगैरह का है जो पीछे का पूछा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ, जिस जगह हुआ था वो है कटक, उड़ीसा। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? चलो, सही लिखा सबने। मंत्रिमंडल, ये क्या है? रे बेवकूफ, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? जब त्रिपुरी संकट हुआ था तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 के बाद। आजाद हिंद फौज की थोड़ी हुई थी, आजाद हिंद फौज बहुत बाद में हुई है, 1943 में। हमने क्या पूछा था, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। यही चीजें आप लोग गड़बड़ कर देते हो। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। मोहन सिंह था। कौन था? मोहन सिंह था। हाँ, प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां पर था? जो मुख्यालय है, मेन कार्यालय, वो कहां पर? आजाद हिंद फौज का जो मेन कार्यालय है वो कहां पर था, जो प्रधान कार्यालय था? सिंगापुर नहीं, रंगून। असल में वहां स्थापना हुई थी सिंगापुर में, लेकिन जब वो स्थानांतरित हो गया था ना रंगून, तो उसको कहा जाता है प्रधान कार्यालय। तो जब उन्होंने कार्यालय को सिंगापुर से रंगून कर दिया था, तो रंगून वाले को प्रधान कार्यालय कहा जाता है, मेन, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटी रंगून से चलेगी। तो वो जब कहेगा स्थापना तो सिंगापुर वाला है, लेकिन जब कहेगा कि प्रधान कार्यालय कहाँ है तो वो रंगून है, ठीक है। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
1945, ठीक है, 12 नवंबर 1945 करेक्ट। दिल्ली के लाल किले में जब आजाद हिंद फौज की सेना पर अभियोग चलाया गया था तो वो कौन सा वर्ष था? 1945। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। ओके, ठीक है, क्लियर। चलो फिर हम लोग खत्म करने के बाद एक लेक्चर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब आपका इसमें बचा है कैबिनेट मिशन योजना 1946, संविधान सभा और सरकार का गठन, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, लास्ट ये बच्चा। तो ये हमें लगता है कल ही शायद खत्म हो जाएगा, कल या कल ही शायद हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन और लेंगे जिसमें आपको हम शीट करा देंगे आधुनिक भारत का, ठीक है। सर जैसे मध्यकालीन भारत का PDF क्रम से करके प्रोवाइड किए हैं वैसे ही प्राचीन भारत का भी PDF क्रम से करके प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ करना तो हम चाह रहे हैं यार, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा अब बैठ करके टाइम देना होगा ना PDF उसको कनेक्ट करने के लिए। कर तो रहे हैं हम भी, विश्व का भी नहीं पढ़ाएंगे क्या सर? यार विश्व का अब क्या बताएं हम आपको, विश्व का इतना पढ़ाने लायक वो है नहीं भाई, है टॉपिक में, ऐसा नहीं है कि विश्व है नहीं भाई, विश्व तो है ही है, ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। देखते हैं विश्व वाला भी, अगर कल ये कंप्लीट हो जाता है तो एक लेक्चर तो विश्व में कुछ भी इंपॉर्टेंट बता देंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बता देंगे जो जरूरी होगा सबसे, हाँ थोड़ा बहुत बता देंगे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। PDF हम आपको ये आधुनिक वाला भी हम कनेक्ट करके दे देंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, किसी दिन समय निकालना पड़ेगा, संडे वनडे कोई। ऑफलाइन में DPP प्रोवाइड करा दीजिए, ये बात तुम्हें सर से कहनी होगी, ठीक है। हाँ, अब ये वाली बात तो तुम्हें वहाँ ऑफिस से बात करनी पड़ेगी।